हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 9 चिड़िया के बच्चे को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी के रूप में है और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार का नाम है श्री जैनेन्द्र कुमार। इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो यह कहानी एक सेठ और एक चिड़िया, यानी इसमें दो मुख्य पात्र हैं, सेठ माधवदास और छोटी चिड़िया, कि किस प्रकार से सेठ माधवदास अपने नौकर की सहायता से उस चिड़िया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चिड़िया उनके बगीचे में ही रुक जाए और उनका मन बहलाए। लेकिन अंततः वो उनसे छुटकारा पा लेती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। तो इस प्रकार से हम इस कहानी में जो चिड़िया है उसके मनोभावों का यहाँ पे चित्रण किया गया है, उसी को हम ध्यान से पढ़ेंगे। मनुष्य अपना मन बहलाने के लिए, हर अच्छा बुरा काम करने के लिए पल भर में तैयार हो जाता है। ये बात सच भी है। कभी नहीं देखता मनुष्य कि इसमें किसका घाटा हो रहा है, सिर्फ उसका मन खुश होना चाहिए। और इसीलिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर वह कैद करना चाहता है। आपने देखा भी होगा, सर्कस में हम जाते हैं तो वहाँ पर कैसे छोटे बड़े सभी जंतुओं को कैद करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि वो पशु पक्षी खुली आज़ादी के साथ प्रकृति के बीच रहने के काबिल हैं। लेकिन इंसान सिर्फ अपने ही स्वार्थों के लिए उन सबको अपने कैद में रखना चाहता है। तो बहुत ही गलत बात है ये, इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से मैं इस कहानी के अंत में आपको कहानी से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी, इसीलिए उत्तर पुस्तिका साथ में लेकर बैठ जाइए। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सेठ माधवदास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल पौधे, फव्वारे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते थे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि सेठ माधवदास जी की कोठी बहुत बड़ी थी और उस कोठी के पास ही बगीचा था उनका बहुत ही सुंदर, जहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, और वहीं पर चबूतरे में तख्त डलवाकर वो आराम से बैठे रहते थे और अपनी हर शाम को ऐसे ही गुजारा करते थे। उनके दोस्त आ जाते तो उनके साथ बातें कर लिया करते थे, वरना ऐसे ही हुक्का पीते हुए ख्यालों में खोए रहते थे और शाम को एक सपने की तरह बिता दिया करते थे। आज बादल छाए हुए थे, अर्थात जिस दिन की एक घटना है और जिस घटना के ऊपर इस कहानी को बनाया गया है उस दिन बादल छाए थे, इसीलिए धूप उनमें से छनकर आ रही थी। जब बादल छा जाते हैं तो धूप बिल्कुल सीधी नहीं आती है, बादलों में से छन करके आती है। माधवदास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। अक्सर यही होता है सभी के साथ, जिनके पास सब कुछ हो भी जाए तो वो भी खाली खाली महसूस करते हैं। और इसीलिए सेठ माधवदास जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उनके पास कोठी थी महलों जैसी और नौकर चाकर थे, सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी खुद को खाली खाली महसूस करते थे कि कुछ कमी है, ये वो सोचा करते थे अपने मन में। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। वो अपने बगीचे में बैठे हुए थे शाम के टाइम, तो एक चिड़िया उनके बगीचे में आ जाती है और गुलाब की टहनी के ऊपर आकर बैठ जाती है। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी, पंख बहुत चमकदार थे, उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं के पास कोई न कोई विशेषता जरूर दी है। इसी प्रकार से वो जो चिड़िया थी उसकी भी अपनी विशेषता थी कि उसमें बहुत सारे कलर थे, चित्रकारियाँ भगवान ने उसके शरीर पर की थी और बहुत ही चमकदार उसके पंख थे, जिसके कारण माधवदास उस चिड़िया को देख करके आकर्षित हो जाता है और उसे पाने की मंशा अपने मन में बिठा लेता है। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी, कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधवदास चिड़िया की सुंदरता चंचलता में खो गए। चिड़ियाएँ आपने देखी होंगी कितनी चंचल होती हैं, बार बार से पंखों को फैलाकर फुदकना शुरू कर देती हैं। और वो चिड़िया भी उस दिन बगीचे में आकर के बहुत खुश थी और चहचहाती हुई, चींची की आवाज़ निकालती हुई फुदक रही थी, और माधवदास जी उसी की सुंदरता और चंचलता में खो जाते हैं, यानी वो उनका ध्यान जो है उसी में चला जाता है। वह चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए बनवाया है
बाद में वो उस चिड़िया को कहते हैं, जब वो इतने उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो जाते हैं पूरे, तो वो उस चिड़िया को अपने पास रखने के उद्देश्य से उस चिड़िया से कहते हैं कि यह बगीचा उन्हीं के लिए है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में भर गई, अर्थात चिड़िया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा कि वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। जब हम गलती से किसी दूसरे के घर में या जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जा कर के क्या होता है कि मान लो घर का मालिक आ जाए और हम उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाए तो हमें एकदम से हमें भी संकोच हो जाता है कि आपको बिना बताए हम आ गए घर पे। तो उसी प्रकार से चिड़िया को भी संकोच होता है और वो फिर कहती है कि मैं तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। सांस लेने के लिए मतलब यानी चिड़िया बहुत ज़्यादा थक गई थी और चिड़िया कहती है कि वह तो रुक करके सांस लेना चाहती थी, यानी अपने थकावट को उतारना चाहती थी। माधवदास ने कहा कि यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। थिरकना यानी कि जैसे उसके जो कदम थे जो खुशी से नाच रहे थे वो नाचना ही भूल गई जब सेठ माधवदास ने कहा कि यह बगीचा उसी का है। यह बात सुनकर माधवदास ने उसे सोने महल में रुक कर चहचहाने को कहा। इसका मतलब क्या है कि माधवदास का जो महल था इतना बड़ा, वो बिल्कुल सूना था क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता था। और उस चिड़िया को वो कहते हैं कि वहाँ पर वो रुककर खुशी के साथ रहे, जो कि हो नहीं सकता था। चिड़िया बोली वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया। उसके बाद माधवदास क्या करता है, उस चिड़िया को रोकने के लिए बहुत सारे लालच देता है उसे, और वह उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाने की बात करता है। बेशक से पिंजरा सोने का हो, लेकिन है तो पिंजरा, तो पक्षी पिंजरे में कैद रह के खुश कैसे रह सकते हैं। पक्षी तो खुले आसमान ही उनका घर होता है। इसीलिए जो छोटी चिड़िया होती है, चिड़िया की बच्ची, वो ऐसी बात सुन करके सेठ माधवदास जी को वहाँ रुकने से मना कर देती है। और सेठ माधवदास जी उससे कहते हैं कि वह उसको खाने के लिए मोती देगा, यानी मोती उसको खाने के लिए दिए जाएंगे। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि चिड़िया पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहती थी और वह अपनी माँ से अच्छी कोई भी चीज़ उसके लिए नहीं थी। अक्सर सभी बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उसी प्रकार से पशु पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। जब हम किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, चाहे वो कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का हो, हम अपने घर में ले आते हैं तो उनको भी बड़ा बुरा लगता है, जैसे हमें अपनी माँ से अलग होते हुए लगता है। तो इसीलिए जो चिड़िया की बच्ची है वो सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसको अपनी माँ से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है, वह अपने घर वापस जा रही है, उसकी माँ इंतज़ार कर रही होगी। तो इस प्रकार से चिड़िया अपने तर्क देती है कि वह सेठ माधवदास के उस सोने के महल में नहीं रुक सकती और उसे अपने घर जाना ही होगा। चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती, वह अपने माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। माधवदास कहता है कि वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा उसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस वह उसे घर जाने दे। उसे दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। चिड़िया की छोटी बच्ची को दुनियादारी की चीज़ों से कोई भी लालच या मतलब नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसे तरह तरह के लालच दिए, उसे केवल उसका दिल बहलाना होगा। माधवदास ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम मेरा दिल खुश करते रहना यहाँ पर पिंजरे में फुदक फुदक कर। लेकिन जो चिड़िया है वो बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि उसे बस उसकी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती, माधव सेठ जिससे बात कर लेते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। ठीक है, तो उसको इतने लालच देते हैं चिड़िया को सेठ जी कि कहते हैं कि तुम्हारा भी भाग्य खुल जाएगा अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो। चिड़िया बोली कि वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती। नादान मतलब भोली। चिड़िया कहती है कि मैं तो भोली हूँ, मैं इन बातों को नहीं समझती हूँ, मुझे घर जाने दो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तभी सेठ क्या करता है, जब वो खुद हार जाता है हर एक चीज़ से लालच दे करके, तो बाद में वो एक बटन दबाता है और अपने नौकर को बुलाता है और इशारे से कहता है कि चिड़िया को पकड़ ले। यानी अपने नौकर से कहता है कि चिड़िया को जाने ना दे और यहीं पर पकड़ ले। सेठ चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है, फिर सेठ उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। चिड़िया कहती है कि उसके 2 बहन और 1 भाई है।
चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है, यानी कि अपनी माँ के पास जाने के लिए वो विचलित हो जाती है कि उसे बस उड़कर अपनी माँ के पास वो पहुँच जाना चाहती है। कुछ ही देर में रात होने वाली थी, इसीलिए चिड़िया के बच्चे बहुत जल्दी अपने घर जाना चाहती थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, यानी उसे लगा कि किसी के जो खुरदरे हाथ थे उन्होंने उसके शरीर को छुआ हो। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई, यानी नौकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चिड़िया ने उसे महसूस कर लिया और वह एकदम से उसके हाथ से फिसलती हुई जल्दी से उड़कर अपनी माँ के गोद में पहुँच गई और गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। तो यहाँ पर देखो, चिड़िया अपनी जान बचा करके अपनी जो सेठ के पास रहती तो सेठ उसको कैद कर लेता। वो जल्दी से आकर के अपनी माँ की गोद में आकर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इस तरह चिपट गई जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने ये कहानी पढ़ी और इसमें हमने एक पक्षी की मनोव्यथा को जाना कि कैसे जब हम पक्षियों को कैद करके रखना चाहते हैं तो उनके मन पे भी वही गुजरती है जो हमारे मन पे गुजरती है। इसीलिए हमें पशुओं के प्रति जो क्रूरता है, जो पक्षियों को हम कैद करके रखते हैं, अपने घरों में बांध करके रखते हैं, सर्कस देखने जाते हैं और सर्कस वाले क्या करते हैं, जीव जंतुओं को कैद करके हमारी खुशी के लिए, हमारा मन बहलाने के लिए उनसे तरह तरह के कर्तव्य करवाते हैं। और आपको नहीं पता इतनी सख्त ट्रेनिंग देते हुए उनको कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि हम पक्षियों के ऊपर कितने ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। मांसाहारी लोग जैसे चाइना में भी आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि वो हर प्रकार के जीव जंतुओं को अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए यहाँ पर समान रूप से वायु, पानी और खाने के लिए चीज़ें दी हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने कुछ स्वार्थों से दूसरे जीव जंतुओं पर असंख्य अत्याचार करता है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थों में सबसे पहले ये जो हमारा पाठ है चिड़िया की बच्ची, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। सुहावना अर्थ है सुंदर, व्यसन जिसका अर्थ होता है दोष, अभिरुचि, अभिरुचि का अर्थ होता है पसंद, रकाबियाँ जिसका अर्थ होता है तश्तरी, मसनद, मसनद का अर्थ होता है बड़ा गोल तकिया, तृप्ति, तृप्ति का अर्थ होता है पूर्ण संतोष, विनोद, चर्चा जिसका मतलब होता है हंसी मजाक, शाह, शाह का मतलब होता है गहरे नीले, चित्र विचित्र का मतलब होता है अजीबो गरीब, बेखटके मतलब बिना किसी डर के, असावधान जिसका मतलब होता है निश्चिंत, संकोच का मतलब हिचकिचाहट, सकुचाना इसका अर्थ होता है घबराना, बोध होना इसका अर्थ होता है पता लगना, चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का अर्थ होता है प्रसन्न, बहार, बहार का अर्थ होता है हरियाली, बहुतेरी, बहुतेरी का अर्थ होता है बहुत सारी, बाट देखना, बाट देखना मतलब प्रतीक्षा करना, महामान्य, महामान्य का अर्थ होता है महान व्यक्ति, निरी, निरी का अर्थ होता है बिल्कुल, अनजान, अनजान का मतलब होता है नासमझ, तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, भांति भांति के इसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, उजेला, उजेला का मतलब होता है प्रकाश, चौकन्नी, चौकन्नी का अर्थ होता है सावधान रहना, हाल, हाल का अर्थ होता है तबीयत, राहु, ये राह आना चाहिए यहाँ पर, ये ऊ की मात्रा आपने नहीं लिखनी है उत्तर पुस्तिका में, राह आएगा और यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है रास्ता, चिचियाना का मतलब होता है डर से चिल्लाना, सुबकना का अर्थ होता है हिचकी लेकर रोना। हमने इसके कठिन शब्दों के अर्थ हमने कर लिए हैं और अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो पहले ये जान लेते हैं कि किन बातों से हमें पता लगता है कि उनका जीवन संपन्न था, यानी सभी चीज़ों से पूर्ण रूप से संपन्न था। माधवदास के पास बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा और रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था, रईसों यानी कि धनवानों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। देखो एक स्थान पर सेठ माधवदास जी
चलिए मैं इसी प्रश्न को रिपीट कर देती हूँ एक बार से कि माधवदास के पास बड़ी कोठी थी, सुंदर बगीचा और रहने का ठाठ बाट धनवानों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में यानी बातचीत में ये कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और माला माल जो करवाने की बात कहते हैं वो, तो इससे पता लगता है कि उनका जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। ठीक है। और उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, बगीचे थे, कोठियाँ थी। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी थी जिनसे हमें पता लगता है कि वो अकेले थे, यानी वो खुश नहीं थे। वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। ये देखो कि वह अपना अकेलापन दूर करना चाहता था सेठ माधवदास, और इसीलिए वह चिड़िया को मजबूर करता है कि वह उसके साथ रहे। तो यह बात हमें दर्शाती है कि सारी सुख सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं थे। प्रश्न 2 है हमारा, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात वह दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास का यह कहना बिल्कुल भी निस्वार्थ मन से नहीं था, क्योंकि वह चिड़िया को अपने स्वार्थ के लिए पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था, ताकि वह अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके, उसको देख सके, उसका चहचहाना सुन सके। जब उसका मन करे तभी बगीचे में आकर के वो चिड़िया को चहचहाते हुए देख सके। तो इन सब बातों से हमें पता लगता है कि वो निस्वार्थ मन से चिड़िया को ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। ठीक है। और उनका जो स्वार्थपन था वो यही था कि वो चिड़िया को अपने स्वार्थ के लिए वहां पर कैद करके रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर में हमने क्या लिखना है कि चिड़िया और माधवदास के मनोभाव में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। दो प्रकार के सुख, कई प्रकार के सुख होते हैं हमारे जीवन में। तो भावनात्मक सुख यानी कि हमारी जो भावनाएं, हमारे इमोशंस जिनके साथ जुड़े होते हैं, एक तो वो सुख होता है हमें अगर वो इंसान हमारे साथ आ जाए या वो पशु पक्षी जो भी हमारे साथ रहने लग जाएं, तो हम इमोशनली खुश हो जाते हैं। और भौतिक क्या होते हैं? मटेरियल सुख, जैसे कि जो सुख होते हैं मटेरियल, ठीक है, यानी भौतिक जो सुख होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोठी होती हैं, मकान होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, ये हमारे भौतिक सुखों में आते हैं। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी, यानी चिड़िया के लिए इनका कोई भी महत्व नहीं था। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ भी नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। देखो, चिड़िया जो अपना सारा सुख अपने माँ में देखती है और माधवदास जी अपना सारा सुख अपने धन में देखते हैं, इसीलिए उन दोनों में उनके मनोभाव बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। वो उनको लालच देते हैं भौतिक सुखों का, लेकिन वो भावनात्मक सुख यानी कि जो उस चिड़िया को अपनी माँ से मिलता था, उस सुख के आगे उन भौतिक सुखों को फीका मानती है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर सेठ के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ सेठ को उसकी ये जो जिद है अपनी माँ के पास जाने की बड़ी बेतुकी लगती है, क्योंकि वो धन को ही सबसे ऊपर मानते थे। उनको लगता था कि धन के आगे सभी रिश्ते नाते फेल हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। लेकिन बाद में उनको पता लगता है कि कैसे भावनात्मक रिश्तों के सामने भौतिक सुखों का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न 4 है कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे अधिक शब्दों में अपने प्रतिक्रिया लिखिए। तो लास्ट में क्या होता है कि जो सेठ का नौकर होता है वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है और चिड़िया बच कर के भाग जाती है। तो हमें कैसा लगता है, इस पर हमें कुछ लाइनें लिखनी है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचना, ये बात पढ़ करके हमें बहुत ही आनंद हुआ, यानी कि हमें बहुत अच्छा लगा कि चिड़िया उसके चंगुल से बच निकलती है।
यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान न भर पाती और न ही अपनी माँ से मिल पाती। अतः नन्ही चिड़िया के मन में का लालच है उसमें न फंसना, यानी नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना। यह भी बताता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ भी नहीं है। यानी सबसे बड़ी अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ है तो वो आज़ादी के साथ जीवन यापन है, और इससे बढ़कर किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। कहते हैं कि ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसीलिए उसने धरती पर माँ को भेज दिया, जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि माँ अपने बच्चे के ऊपर आने वाले हर प्रकार के संकट को अपने ऊपर झेल लेती है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। वह न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि सही ढंग से उसकी परवरिश करती है, पालन पोषण करती है और बच्चे की पहली दोस्त बनती है, और गुरु भी पहली माँ ही होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, लेकिन आपको जो आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ मिलता है उसका जो बयान है वो शब्दों में हम नहीं कर सकते। तो माँ का महत्व हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा होता है, और माँ की जो कीमत है दुनिया में सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस कहानी का अगर कोई और शीर्षक टाइटल अगर आप देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे और क्यों? तो इस कहानी को देखो, इस कहानी का शीर्षक है नन्ही चिड़िया, और इसके स्थान पर हम सच्चा सुख भी इसका टाइटल दे सकते हैं, इसका शीर्षक दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है यह एक छोटी चिड़िया के माध्यम से हमें बताया गया है। ठीक है, एक छोटी चिड़िया के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस प्रकार से सच्चा जो सुख होता है वो अपने माँ के पास ही हमें मिलता है दुनिया में, और किसी चीज़ के पास नहीं है। और माँ ज़रूरी नहीं है, अगर माँ ना हो किसी के पास बाई चांस, तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, बच्चा उनके साथ भी खुश रह सकता है, लेकिन जो महत्व आज़ादी का होता है, भावनात्मक संबंधों का होता है, वो कहीं और हमें नहीं मिल सकता। भौतिक सुखों में वो आनंद हमारे पास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने अपनी कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से चिड़िया के बच्चे कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई है तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मुझे आगे जो मैं वीडियो बनाती हूँ उनके लिए एक मोटिवेशन मुझे मिलती है कि मेरा काम मैं कैसा कर रही हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।